भारत में संवैधानिक विकास, ठीक है। तो भारत में संवैधानिक विकास ये हिस्ट्री के अंदर भी आता है ये टॉपिक, ठीक है, और ये पॉलिटी के अंदर भी आता है, ठीक है। तो इसको मिक्स में पढ़ेंगे अपन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो यूपीएससी, पीसीएस और अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था, ठीक है। तो जॉन कॉर्नवालिस था, उसको ये इसलिए सतर्क हो गया था कि अगर एक ही व्यक्ति के अंदर इतनी सारी शक्ति दे दी जाएगी तो वो विद्रोह करने पर उसके मन के अंदर विद्रोह की भावना जागृत हो सकती है। इसलिए कलेक्टर को सिर्फ जो टैक्स होता था उसको इकट्ठा करने की शक्ति दी गई, बाकी उससे सारी शक्तियाँ छीन ली गई, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कब किया गया? तो 1813 के अधिनियम के तहत भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन से अन्य लोग भी अब भारत में आकर रह सकते थे और व्यापार कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है विधि आयोग का गठन। विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो विधि आयोग का गठन चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1919 ने किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? जो भारत शासन अधिनियम था 1919, ठीक है, इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट किया था इसने, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट किया था, मतलब जो विषय थे उनको अलग अलग कर दिया था। प्रांतों को अलग विषय दे दिए गए थे और केंद्रों को अलग विषय दे दिए गए थे। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 के अंदर पारित किया गया था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, ठीक है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और यह सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित हुआ था, ठीक है। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813 की भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कारण क्या था? जो चार्टर अधिनियम 1813 था वो भारत के लिए किस रूप में महत्वपूर्ण था? तो वो था इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, क्योंकि इसके अंदर भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। मिलान कीजिए। कई बार क्वेश्चन मिलान के भी आते हैं, कई बार क्या हमेशा एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सही से मिलान है जो मैंने दे रखा है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा अपन ने, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता के अंदर होती है और पहले न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरी का भारत आगमन कब होता है? तो ईसाई मिशनरी का भारत आगमन चार्टर अधिनियम 1813 को होता है, ठीक है। और इसी के तहत प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत ही इसमें प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसके अंदर पहले 3 सदस्य होते थे, फिर कानूनी सदस्य के साथ 4 सदस्य होने लगे, ठीक है। तो वो 1833 के अधिनियम के तहत किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था कंपनी का, उसकी स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपने चाय के व्यापारिक इकरार को किस अधिनियम के तहत खो दिया था? तो जो 1813 का अधिनियम था उसके तहत तो कंपनी ने एकाधिकार खो दिया था व्यापार का, ठीक है। और जो चाइना के साथ चाय का व्यापार था उसको पूर्णतः
1858 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। मतलब 1858 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश सम्राट के अधीन चली गई थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के तहत। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, अध्यादेश। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत, राष्ट्रपति तो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और जो राज्यपाल होता है वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे 12 क्वेश्चन किसके तहत? भारत में संवैधानिक विकास के तहत। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।